अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। वफाकी हुकूमत कल अपना बजट पेश करने जा रही है, जबकि इससे एक दिन पहले आज वफाकी वजीर खजाना जनाब मोहम्मद औरंगजेब ने माली साल 2023-24 का इक्तिसादी सर्वे पेश किया और रवा माली साल माशी शरह नमू जो है तरक्की की रफ्तार वो 2.4% रही, जबकि IMF ने यही तरक्की की जो शरह थी उसका तखमीना 2%, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.9% और आलमी बैंक ने 1.8% ग्रोथ का तखमीना लगाया था। रवा माली साल मईशत के हुजम में 11% इजाफा हुआ, जिसके बाद मईशत का हुजम 375 अरब डॉलर तक पहुंच गया। रवा साल जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें 13% इजाफा हुआ, जबकि FBR की टैक्स की जो वसूलियां हैं उसमें 30% इजाफा हुआ। लेकिन यहाँ ये बात आप करते चलें कि रवा माली साल के पहले 11 माह के दौरान FBR ने 8,125 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए, जो इस अरसे के लिए मुकर्रर करदा 8,159 अरब रुपए से 34 अरब रुपए कम है। FBR को रवा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का मुकर्रर करदा हदफ 9,410 अरब रुपए का वो पूरा करने के लिए 1,056 अरब रुपए महसूलात जो हैं मजीद इकट्ठे करने हैं, जो बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है। और इन्हीं ख्यालात का इज़हार साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर रफ़ीज़ पाशा ने गुज़श्ता हफ्ते ही हमारे प्रोग्राम में किया था। अच्छा, इस साल FBR और रेवेन्यू का हदफ जो है वो 9,400 अरब रुपए रखा गया है। क्या ये टारगेट आपको मुकम्मल होता नजर आ रहा है? मुश्किल है, मेरे ख्याल से 150 से 200 अरब की कमी रहेगी। अब इक्तिसादी सर्वे के इजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना ने कहा कि उन्हें 3 से 3.5 माह हुए हैं अब इस जॉब को संभाले। इससे पहले यह भी वाजे किया था उन्होंने कि IMF प्रोग्राम में जाना चाहिए, क्योंकि IMF के अलावा कोई प्लान बी नहीं है हमारे पास। अगर कोई प्लान बी होता तो IMF को आखिरी उम्मीद नहीं कहा जाता। जैसा इल्म है कि मुझे 3-3.5 साल महीने हुए हैं इस रोल में आए हुए, बट इवन व्हेन आई वाज देयर इन द प्राइवेट सेक्टर आई वाज वेरी लाउड एंड क्लियर कि IMF के प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो प्लान बी। अगर कोई प्लान बी हो तो IMF को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नहीं कहा जाता। अब इस एक साल के दौरान फी कस आमदनी $129 के इजाफे के बाद $1,680 हो चुकी है। गुज़श्ता माली साल फी कस आमदनी $1,500 रह गई थी। ज़र मुबादले के ज़खायर $9 अरब तक पहुंच चुके हैं। वजीर खजाना के मुताबिक अफराते ज़र की शरह 48% की बुलंद तरीन शरह पर पहुंच चुकी थी, लेकिन अब मई में 11.8% का अदद जो है डिजिट सामने आए हैं। वजीर खजाना ने महंगाई की शरह जल्द सिंगल डिजिट में आने का दावा भी किया। सिर्फ महंगाई ही नहीं बल्कि मॉनेटरी पॉलिसी भी 10% से कम होने की उम्मीद का इज़हार किया गया। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा साल IT की बरामदात का हुजम 2 अरब 28 करोड़ डॉलर रहा। इसी तरह IT के शुबे में 35 करोड़ डॉलर ज़र मुबादला आया, जबकि ज़री शुबे की ग्रोथ 6.3% रही। ज़री शुबे की कारकर्दगी गुज़श्ता 19 साल के मुकाबले में बेहतरीन रही। सर्वे के मुताबिक मार्च 2024 तक मुल्क का मकामी कर्जा 43,432 अरब रुपए और बैरूनी कर्जा 24,093 अरब रुपए की परेशान कुन हद तक पहुंच चुका है। वजीर खजाना के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा 50 करोड़ डॉलर तक महदूद रखने में वो कामयाब हुए हैं। उनके बकौल प्राइमरी सरप्लस रहा है और इसमें सूबों को भी क्रेडिट जाता है। करंट अकाउंट खसारा 6 अरब डॉलर का तखमीना लगाया जा रहा था और इस वक्त सिर्फ $200 मिलियन है। रवा माली साल के दौरान चंद महीने हमारा करंट अकाउंट 3% सरप्लस भी रहा है। करेंसी में इस्तेकाम आया। दूसरी जानिब तरक्याती बजट की बात करें तो कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट में 1,083 अरब रुपए जो है वो इजाफे की मंजूरी दी है। नए माली साल के लिए विफाक और सूबों का तरक्याती बजट 3,792 अरब रुपए मंजूर किया गया है। सूबों का तरक्याती बजट 2,292 अरब रुपए, जबकि विफाक का तरक्याती बजट 1,500 अरब रुपए मंजूर किया गया। विफाक PSDP 550 अरब इजाफे के साथ जो विफाकी PSDP है वो 1,500 अरब जो है वो 1,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाएंगे, जबकि चारों सूबों का सालाना तरक्याती प्लान जो है वो 460 अरब रुपए इजाफे के साथ 2,095 अरब रुपए हो चुका है। सिंध तरक्याती मंसूबों पर सबसे ज़्यादा 764 अरब रुपए खर्च करेगा, जबकि पंजाब 700 अरब रुपए का उन्होंने तरक्याती बजट मुकर्रर किया। इसी तरह पुख्तूनख्वा ने 350 अरब और बलूचिस्तान ने 280 अरब रुपए के तरक्याती बजट के लिए मुख्तस किए हैं। आइंदा माली साल के लिए 12,970 अरब रुपए FBR ने अपना हदफ मुकर्रर किया है, यानी FBR को अगले माली साल
3,720 अरब रुपए से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना होगा। क्या यह मुमकिन होगा? हुकूमत मजीद टैक्सेस लगाकर क्या आवाम को कैसे रिलीफ दे पाएगी? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के मरकजी नायब सदर जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, और आगे चलकर हमें सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन सेनेटर सलीम माडवी वाला साहब भी ज्वाइन करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक तो इक्तिसादी जो सर्वे सामने आया, इस पर आप क्या कहेंगे? बाज डिजिट्स जो हैं, आदादोशुमार बड़े अच्छे आए हैं, इनकरेजिंग ये फिगर्स हैं, लेकिन क्या ये मोमेंटम, ये ग्रोथ, जिस तरह ग्रोथ में भी अब इजाफा होना शुरू हो गया है, क्या ये हम मेंटेन रख पाएंगे? महंगाई की अगर कमर नहीं टूटी तो एक टांग जरूर टूट गई है, और उसमें जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अवाम के लिए तकलीफ दे नंबर होता है वो महंगाई का नंबर है। तो उसके अंदर जो कमी आई है, और ये सिर्फ कमी जो है ये ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स में नहीं है, असल तो जो मेरे जैसे एक मुंतखब नुमाइंदे के लिए तसल्ली हुई है कि करियाने की दुकान पर अब लोगों को, हमारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को रिलीफ महसूस हो रहा है, आटे की कीमत में, दालों की कीमत में, घी की कीमत में, और उनको अपने बच्चों को फीड करने के लिए जो चीजें चाहिए उनकी कीमत में कमी आई है। लेकिन उसका जो बराह रास्त पहला फायदा हुआ है वो ये है कि कल स्टेट बैंक ने जो बेसिस 150 बेसिस पॉइंट्स कम किए हैं अपने डिस्काउंट रेट से। अब ये डिस्काउंट रेट जो है, अगर आपने भी नंबर बताया कि पाकिस्तान का जो इस वक्त अंदरूनी कर्जा है वो 43,400 अरब रुपए है, 43.4 ट्रिलियन है। तो अगर आप इसका हिसाब लगाएं तो सिर्फ 1.5% की कमी से इसमें कोई 651 अरब रुपए का जो हमने पैसे वापस करने थे उनमें कमी आ गई। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है जिसपे हमें और इतना ही फिर इसका मतलब पाकिस्तान के बजट में कहीं ना कहीं कोई जरूर स्पेस जनरेट होगा। और जो ये आपने इसमें खुर्रम साहब कतई कलामी की माफी, एक जो जरूर मेंशन करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर में जी 19 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। इस पर भी हमें अल्लाह ताला का और पाकिस्तान के काश्तकारों का शुक्रिया अदा करना। वैसे वो ग्रोथ तो हुई है, लेकिन आप देखें ना, फिर गंदम स्कैंडल निकल आता है, हमें ये भी पता नहीं होता कि कब गंदम इंपोर्ट करनी है, कब एक्सपोर्ट करनी है, तो वो बम्पर क्रॉप का भी हमें फायदा। चलें, ये तो एक अलग टॉपिक है। जो असल जो चैलेंजेस हैं खुर्रम साहब, आपका पॉलिसी रेट डबल डिजिट में है, अभी भी तकरीबन वो 20% है, आपकी इन्फ्लेशन भी अभी तक डबल डिजिट में है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि ये हम सिंगल डिजिट में दोनों को लेके आएंगे, लेकिन कैसे लेके आएंगे? और अब तक क्या ये जस्टिफाइड है? पॉलिसी रेट, आपकी इन्फ्लेशन अगर 11-12% पे आ गई है, तो पॉलिसी रेट क्यों अभी तक जो है वो सिर्फ 150 बेसिस पॉइंट उनमें कमी हुई? जी, मैं अपनी जाती राय दे सकता हूं कि ये 20.5% का पॉलिसी रेट जस्टिफाइड अब नहीं है। लेकिन स्टेट बैंक एहतियात कर रहा है कि ये जो ट्रेंड है महंगाई में कमी का, अगर ये 2 या 3 महीने रहता है और मजीद कमी आती है जैसे कि तवक्को है, तो टेक्निकली मेरे तो ख्याल में इस सब डिस्काउंट रेट को 11% इन्फ्लेशन के ऊपर तो 15% के करीब होना चाहिए एक्चुअली, और उससे बहुत बड़ा रिलीफ आएगा पाकिस्तान के बजट को भी। और ये मैं इसलिए कहता हूँ कि इस वक्त अंदरूनी कर्जे की जो अदायगी है वो हमारे दिफाई बजट से 4 गुना ज्यादा हो चुकी है। तो वो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, और इस पे जो ज्यादा प्रेशर आया था वो 2018 और 22 के दौरान उस वक्त की हुकूमत ने बेतहाशा कर्जे लेकर पाकिस्तान को इस मुश्किल में दो चार किया। लेकिन अब हम अगर उसमें बाहर आ रहे हैं, जो वजीर खजाना है वो प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, उनकी सोच आज उन्हें कुछ जाहिर भी की कि वो समझते हैं कि हुकूमत को कारोबार नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें हकीकत है कि बड़ी जुर्रत की जरूरत है। अगर उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर जो वेस्टेड इंटरेस्ट छाए हुए हैं चारों तरफ, उनसे पाकिस्तान की जान छुड़ानी है। उन्होंने इसका इजहार भी किया कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो बहुत ज्यादा इंट्रूसिव है, बहुत ज्यादा उसके अंदर उसका अमल दखल है, उसको कम करना है। लेकिन उसके लिए उन्हें सियासी तौर पर भी और ओवरऑल पॉलिसी तौर पर भी जुर्रत की और गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होगी ताकि वो उसे अचीव कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को डीरेगुलेशन और लिबरलाइजेशन की जरूरत है, मईशत को आजाद करने की जरूरत है ताकि हम उस ग्रोथ रेट तक पहुंच चुके हैं। और हमारी जो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो एग्रीकल्चर है,
वो अब बिल्कुल मतरूक और पुराने और ऑब्सोलीट हो चुके हैं। तो जब तक उनको उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आते, नई टेक्नोलॉजीज नहीं आती, जो एग्रीकल्चर में जदीदियत नहीं आती, तो जो टारगेट्स हम अचीव करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, वो करना मुश्किल होगा। नहीं खुर्रम साहब, मैं आपसे बिल्कुल यहाँ एग्री करता हूँ कि इसके लिए जुर्रतमंदाना फैसलों की भी ज़रूरत होगी और आपकी इकॉनमी को जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ऐसे में हम आगे कैसे बढ़ेंगे कि जब सिक इंडस्ट्रीज 850-900 अरब रुपए सिर्फ हम लोग अगर PIA और स्टील मिल पर खर्च करते रहें, और प्राइवेटाइजेशन की बात है तो पीपल्स पार्टी कहीं नहीं मानती। अभी भी बजट पे पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया, उनके बगैर तो गवर्नमेंट आप चला नहीं सकते, और एक वो हर्डल है। तो ये हर्डल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को आपस में बैठ के तय करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मईशत को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वे फॉरवर्ड ये है, उसको कैसे हल किया जाए। जी, अल्लामा इकबाल ने कहा था, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कौन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। ये जो हम अपने माजी के जो स्ट्रक्चर्स के साथ चिमटे हुए हैं, ये ही हमें हमारे रुकावट सबसे बड़ी हम खुद हैं। और इसलिए ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो पार्टनर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट में, कि वो आपस में इसके ऊपर भरपूर मुशावरत करके इस मामले को आगे चलें। क्योंकि गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है आने वाले महीनों में, उसका सबसे बड़ा टेस्ट यही होगा कि क्या हुकूमत प्राइवेटाइजेशन की जो कुछ ट्रांजैक्शंस हैं वो कामयाबी से मुकम्मल कर पाती है नहीं। क्योंकि अगर ट्रांजैक्शंस होंगी तो फिर बैनुल-अक़वामी इदारों का और बैनुल-अक़वामी जो हमारे पार्टनर्स हैं उनका एतमाद बहाल होगा और वो मजीद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। और जो सबसे बड़ा एक और टेस्ट है, जो कि सिर्फ वजीर खजाना का नहीं है बल्कि वजीर आज़म का है, कि पाकिस्तान की हुकूमत के जो गवर्नेंस के मैकेनिज्म्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, चाहे वो FBR है, चाहे वो दूसरे इदारे हैं, जब तक उनमें जदीदियत नहीं लाई जाती तब भी वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो बहुत बड़ा टेस्ट शायद बजट के अंदर नहीं है, वो 1 जुलाई से जिस दिन बजट का इतलाक होगा वो शुरू होगा कि पाकिस्तान की रियासत के अंदर वो इस्तेदाद है कि वो इन पॉलिसीज के ऊपर अमल दरामद करा सके। तो ये भी एक ऑन गोइंग टेस्ट है। इसलिए जो ज्यादा फोकस इसी बात पर है, जो सबसे बड़ी खुशी की खबर है कि पाकिस्तान की ज़राअत बेहतर हो गई है, महंगाई में कमी आ गई है, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारे लिए एक मुस्तकिल अजाब बना हुआ था वो अब तकरीबन 0 रह गया। अच्छा, मुझे खुर्रम साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी को एतराज़ात हैं कि उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, तो कल को वो आपका साथ देंगे, बजट में साथ बैठेंगे? बात उनसे हुई है आपकी कोई? जी, उनसे मुस्तकिल राब्ता है और सदर जरदारी साहब से भी वज़ीर आज़म का राब्ता है। तो ये तो पहली बात तय है कि अगर वो हुकूमत का हिस्सा हैं और गलबे में हिस्सा ले रहे हैं तो फिर कुछ हिस्सा मलबे में भी लेना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। लेकिन ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की बेहतरी की जिम्मेदारी है, और इसीलिए जहां पॉलिसीज बनाने का और टैक्स रेट्स के नंबर्स हम परसेंटेजेस डिस्कस करते हैं, वहां इबलाग बेहद अहम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं वो बजट में पाकिस्तान की आवाम के साथ खुलकर बात करें कि ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ख्याल में इनके ये सोल्यूशंस हैं, और हम मुल्क को इस्तेकाम पहले से आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने में, हम इसको मजीद इसकी तरफ लेकर जा रहे हैं। और उसके जो सियासी चैलेंजेस हैं उसकी तरफ भी पॉइंट आउट करें कि अगर ये सियासी चैलेंज इसी तरह फसाद की धमकियां देते रहे, लोग फितना की धमकियां देते रहे, जिस तरह अभी वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ने सवात में एक इंतहाई जहरीली तकरीर की है, तो पाकिस्तान के रहने वालों की जिंदगियों की खुशहाली का दारोमदार इस बात पर है कि हम इस्तेहकाम से आगे बढ़े, जो बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। तो ये भी उतना ही जरूरी है जितना टैक्स रेट्स और दूसरे परसेंटेज को डिस्कस करना। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, बजट पे बात हो रही है, कल बजट पेश होने है और कल भी हमारी इस पर आज भी खुसूसी ट्रांसमिशंस रहीं, कल भी हम आपके साथ बजट पर खुसूसी ट्रांसमिशन में उसका हिस्सा होंगे। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सेनेटर सलीम मांडवीवाला जो हैं कायमा कमेटी बराए ख़जाना के चेयरमैन भी हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले इंजीनियर खुरम दस्तगीर की तफसीली गुफ्तगू आपने बजट पर सुनी। कल बजट पेश होने जा रहा है और इसी सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के चेयरमैन सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब। सलीम मांडवी वाला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बजट पेश हो रहा है, एक तो आपके थॉट्स क्या हैं? क्या पीपल्स पार्टी का जो गिला है कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, मुशावरत हमसे नहीं की गई, क्या आपसे मुशावरत हो गई है इस पर? देखिए जी, ये तो हमेशा से मसला रहता है कि गवर्नमेंट को जिस तरीके से एलाइज के साथ बजट डिस्कस करना चाहिए वो करते नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहता है। किस किस्म का बजट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मांडवी वाला साहब ऐसे टाइम में जब हमारे पास IMF के अलावा प्लान बी तो है नहीं, जैसा कि वजीर खजाना ने भी आज कहा। कुछ मामलात IMF और पाकिस्तान में शायद इत्तेफाक होता फिलहाल नजर नहीं आया, लेकिन इसमें क्या समझते हैं मजीद टैक्सेस लगेंगे? सुनने में आ रहा है कि तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ बढ़ेगा, यूटिलिटी बिल्स वगैरह महंगी होंगी, तो लोग जो हैं मजीद स्क्वीज होते देख रहे हैं आप, या थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा? देखिए सर, मसला ये है कि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन हैज ऑलवेज बीन एन इशू। आप ये देखें कि अगर हमारे 1 मिलियन 1.3 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं, तो 2.4 मिलियन जो हैं वो नॉन टैक्स पेयर्स हैं, जो कि एक दफ़ा फाइल करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ बड़ा एक चैलेंज है कि टैक्स पेयर्स रहते नहीं है। टैक्स पेयर्स आते हैं, फॉर सम रीजन दे बिकम टैक्स पेयर, देन अगेन दे डिसअपीयर। तो ये जब तक टैक्स अथॉरिटीज और ये दे डोंट सीरियसली टेक द टैक्स कलेक्शन, तब तक जो है ना वो हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की कि इन्वेस्टमेंट टू GDP जो है 50 साल की कम तरीन सतह पर है। क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन इसको लिया जाए और इसको बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए जाएं? SIFC का क़याम भी हो गया है, बॉडी बन गई है। क्या मौजूदा जो सियासी हालात हैं आप समझते हैं कि उसको एक जो है एक इंस्टेबिलिटी का फैक्टर भी FDIs को मुतासिर कर रहा है? देखिए, दो चीजें हैं। देखें, इन्वेस्टमेंट आती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसका हिस्सा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, मगर जब भी हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रही है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में आपको बेहतरी नजर आई है। तो देखिए, इन्वेस्टर जो है ना वो जब तक स्टेबिलिटी नहीं देखता वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, और जब तक आपका लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती। और इस वक्त जो प्रॉब्लम है, और पिछले आई शुड से 1-2 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है कि हमारा लोकल इन्वेस्टर जो है वो इंस्टेबिलिटी की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, बल्कि वो पैसे बाहर ले जा रहा है और बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और देखिए, वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज। इन्वेस्टर को आप ये नहीं कह सकते कि तुम दुबई में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तुम अफ्रीका में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तुम पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे। अब वो आर्गुमेंट रही नहीं है, क्योंकि अब हर इन्वेस्टर दुनिया का, चाहे वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, थाईलैंड में हो, कहीं भी हो, वो अपने आप को पोजीशन वहां करता है जहां उसको स्टेबिलिटी नजर आती है एंड ग्रोथ इन हिज इन्वेस्टमेंट नजर आती है। तो अब ये जो हमारा एक नैरेटिव होता है ना कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, तो जब तक हम एनवायरनमेंट नहीं देंगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टर को, चाहे वो लोकल हो या फॉरेन हो, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अच्छा, आप एक दफा फिर कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं और PTI उस पर एहतजाज कर रही है कि ये उनका हक है, ये कमेटी। ये क्या किस्सा है मांडवी वाला साहब? देखें, आज मसला ये है कि PTI चाहती है कि सारी जो कमेटीज हैं, हालांकि जब वो खुद इक्तदार में थे तो काफी सारी ऐसी कमेटीज थी जो कि हमने ऑपोजिशन ने मांगी, जो कि ऑपोजिशन, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कमेटीज ऑपोजिशन के पास होती हैं या गवर्नमेंट के पास होती हैं। जब इनकी गवर्नमेंट थी तो कॉमर्स इनके पास थी, इंडस्ट्री इनके पास थी, इंटीरियर इनके पास थी, और काफी सारी और कमिटीज हैं जो गवर्नमेंट के पास थी।
तो ये तो एक आप ये समझ लें डिस्कशन होता है हर दफा जब कमिटीज बनती हैं बिटवीन पार्टीज, और उस पे एक कंक्लूजन होता है बिटवीन पार्टीज के कौन सी ऑपोजिशन लेगी और कौन सी ट्रेजरी लेगी, और फिर जो ट्रेजरी के पार्टीज होती हैं वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और जो ऑपोजिशन की पार्टीज होती हैं उसमें हो जाती हैं। इस दफा आई डोंट नो क्या वजह थी कि पीटीआई बड़ी कीन थी कि हमें फाइनेंस कमेटी चाहिए। अब फाइनेंस कमेटी का मसला ये था कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में नहीं है, तो पीपल्स पार्टी वाज कीन के ये कमेटी हम रखें, और एक दो और कमिटीज जो हम समझते हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट में नहीं है विच आर क्रूशल टू द पार्टी टू हैव, उसकी डिमांड हमने रख दी थी। उस पे पीटीआई को एतराज था, वो कह रहे थे कि जी हमें फाइनेंस भी दें, हमें लॉ एंड जस्टिस भी दें, हमें इंटीरियर भी दें, हमें फॉरेन अफेयर्स भी दें, हमें कम्युनिकेशन भी दें। तो अब दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली मेजॉरिटी इस वक्त ट्रेजरी की है, पीटीआई के नंबर्स भी बहुत कम हैं, तो उनकी कमिटीज भी एक तो बहुत कम बनती थी एज पर देयर नंबर्स। तो उनकी जो डिमांड थी वो इतनी जस्ट नहीं थी, और पीपल्स पार्टी ने शुरू से कुछ कमिटीज डिमांड की थी बिकॉज वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, तो दे वांटेड टू हैव द कमिटीज। तो उस पे पीटीआई को इतराज था कि जी हमें ये कमिटीज मिलनी चाहिए और ये हमारा राइट है। इसमें बेसिकली कोई राइट की बात नहीं है, जो भी पार्टीज एग्री करती हैं, जो उनकी मेंबरशिप होती है इन द हाउस। आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आपको कुछ कमेटियां मिलनी चाहिए जो कि आमतौर पर ओपोजिशन को मिलती है। इसी तरह तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नेशनल असेंबली में उस पर भी क्या पीपल्स पार्टी चाहेगी कि उनका कोई बंदा आए? नहीं, पब्लिक अकाउंट कमेटी बेसिकली ऑपोजिशन, उसका जो चेयरमैन होता है ऑपोजिशन का होता है, उसमें भी सारी पार्टीज होती हैं, मगर वो जनरली वो एक वाहिद कमेटी है विच इज नॉट अ कमेटी विच बिलोंग्स टू अ मिनिस्ट्री। इट इज अ कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ पार्लियामेंट्स, जॉइंट कमेटी है हमारी। तो उसमें तो जनरली वो हमेशा ऑपोजिशन के पास ही रही। आज में खुर्शीद शाह साहब का भी मैं पढ़ रहा था, उन्होंने भी एतराज़ात उठाए कि हमें बजट पर एतमाद में नहीं लिया गया, तो क्या बजट में हुकूमत का कल साथ देंगे? देखिए, हम इनके इत्तेहादी हैं और बजट का पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि पूरे मुल्क को हम स्टैंड स्टिल पे ले आए और बजट पास ना हो मुल्क में, तो वो तो मुल्क पूरा स्टैंड स्टिल हो जाएगा, डिसफंक्शनल हो जाएगा अगर बजट पास नहीं होगा। मगर हम जरूर जो हमारे कंसर्न्स हैं बजट में और जो इश्यूज हैं वो हम गवर्नमेंट के साथ रेज करेंगे कमेटी में भी, अभी जब बजट ले होगा, और उनको जो भी इश्यूज हैं वो उनको कोशिश करेंगे कि वो हमें गवर्नमेंट उसमें हमें अकोमोडेट करे। सलीम मांडवी वाला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजीन वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद क्रिकेट की भी बात करेंगे। पाकिस्तान और कनाडा जो है इस वक्त तीसरा मैच जारी है वर्ल्ड कप का। पहले 2 मैचेस में पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त हुई है। तफसीली गुफ्तगू आपको अमेरिका भी ले चलेंगे और कराची भी ले चलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। T20 वर्ल्ड कप में पै दर पे शिकस्त के बाद कौमी टीम ने कुछ बेहतर कारकर्दगी का आज मुजाहरा किया। तीसरे मैच में टॉस जीतकर कनाडा को पहले बैटिंग की दावत दी और कनाडा की पूरी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 106 रन बना सकी। पाकिस्तानी क्रिकेट के जवाल की कहानी नविश्ते दीवार है। कभी मैनेजमेंट, कभी कप्तान, कभी क्रिकेट टीम की ग्रुपिंग, हर एक ने कौमी क्रिकेट के जवाल में अपना भरपूर किरदार अदा किया। टीम की सिलेक्शन हो, कप्तान का इंतखाब हो, फिर कप्तान के फैसलों और ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस, हर शुबे में क्रिकेट ज़बू हाली का शिकार है। मुसलसल तजर्बात के बगैर जो है किसी तरतीब या हिकमत अमली के इतने बड़े टूर्नामेंट में जाने का यही नतीजा निकलना था जो सामने है। वर्ल्ड कप में इंडिया से शिकस्त पहली मरतबा नहीं हुई, लेकिन एक जीता हुआ मैच
थाली में सजाकर इंडिया को जिस तरह दिया गया, उसकी मिसाल बड़ी कम ही मिलती है। इंडियन फैंस भी हैरान थे कि ये क्या हो गया है। कौमी टीम की बैटिंग लाइन में मुसलसल तजुर्बात ने अब तक बैटिंग लाइन को बनने ही नहीं दिया। बॉलिंग की बात करें, इसमें भी कोई खास हिकमत अमली नजर नहीं आई। हालिया वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की वो रिवायती बॉलिंग कहाँ गई? ले देकर एक नसीम शाही बाकी बचे हैं जो बॉलिंग और बैटिंग में कुछ मेहनत करता हुआ हमें नजर आ रहा है। T20 वर्ल्ड कप में पहले अमेरिका और फिर इंडिया के हाथों शिकस्त के बाद कौमी टीम मेगा इवेंट के पहले ही राउंड में बेदखली के दहाने पर पहुंच चुकी है। खराब कारकर्दगी पर हर तरफ से तनकीद के नश्तर बरसाए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू में जब्त का बंधन वो खो बैठे। जो है ना, बड़ी जज्बाती कौम है, जज्बाती हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ, अगर मैच आप हार जाएं तो लाइफ आप खत्म हो जाए। यस, आप कैसे करेंगे? आप कमरे में, अगर मैच हारने के बाद आप कमरे में आके कमरे की दीवारों को जो है ना टकरे मारेंगे उसके साथ। हम जब हार जाते हैं तो ये हमें होता है कि यार हम ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहे, ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहे। अगर ये जीते होते तो आज आप मुझे ये क्वेश्चन ना कर रहे होते। किसी भी टीम को आप T20 फॉर्मेट में हल्का नहीं ले सकते। अगर एक पार्टनरशिप आपकी लगती है तो आप मैच हार सकते हैं। दूसरी जानिब जहां कौमी टीम की कार पर तनकीद हो रही है, वहीं साबिक टेस्ट क्रिकेटर एजाज अहमद को अपनी नस्ल परस्ताना और मुतअस्सिबाना गुफ्तगू पर कड़ी तनकीद का सामना है। एजाज अहमद के मुताबिक एक टीवी शो में उसने कहा कि क्रिकेट 80% जो है रिमोट एरियाज या पुख्तूनख्वा मुंतकिल हो चुकी है। अगर सिंध की टीम भी बनाए तो 6 से 8 खिलाड़ी पठान होते हैं और उनके पास उनके बकौल तालीम है और ना ही इतना एक्सपोजर है। शायकीनी क्रिकेट ने एजाज अहमद से उनके मुतअस्सिबाना बयान पर माफ़ी का मुतालबा किया है। एजाज अहमद को अपने इस रवैये पर पुख्तून कौम से ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए। ये तो था एजाज अहमद की गुफ्तगू का मामला। बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम की, उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी क्यों नहीं आ रही, अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है, टीम मैनेजमेंट और कप्तान कोई कामयाब हिकमत अमली कैसे नहीं बना पा रहे, आखिर कब तक मेगा इवेंट्स में ऐसी नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा होगा, कौमी टीम की ज़बूहाली का जिम्मेदार कौन है, तमाम मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ के स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल गफ़ार मौजूद हैं। गफ़ार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये पहले तो चले आज के मैच पे थोड़ी बहुत अच्छी खबर तो आ गई है, तीसरे मैच में सही, लेकिन हमें कनाडा की एक टीम जो है, वैसे तो किसी टीम को कमज़ोर नहीं, अमेरिका से अगर हम हार गए तो उसके बाद तो कोई भी टीम हमें शिकस्त दे सकती है। आज की परफॉर्मेंस को देखकर कैसे लगी आपको बॉडी लैंग्वेज टीम की? देखिए आदिल, ऑन पेपर्स तो आपको ये परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी, लेकिन जिस तरह की न्यूयॉर्क की पिच है और जो हमने इस पे अब तक ड्रामेबाजी देखी है, तो ये शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस विकेट पर मज़ीद 15 से 20 रन बचाने चाहिए थे। अजहर महमूद जो है असिस्टेंट कोच हैं और वो कह रहे हैं जी कौम बड़ी जज्बाती है, लेकिन मैं ये बताऊँ हमारी कौम बड़ी मासूम भी है, क्योंकि हम तो यही समझ नहीं पाए और सिर्फ शायद चंद सहाफ़ियों के अलावा कुछ आवाज़ भी नहीं उठा रहे इस मामले पर कि आपकी टीम में इस वक्त मैनेजमेंट के अंदर गैरी कस्टन हेड कोच हैं आदिल, आपके जो वहाब रियाज हैं जो रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर हैं वो सीनियर मैनेजर बन के बैठे हैं, अजहर महमूद साहब असिस्टेंट कोच हैं। मुझे बताया ना कि बॉलिंग जो प्लान हैं वो देना फिर किसका काम है? ये वो विकेट है जिसपे वकार यूनुस, नासिर हुसैन बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं कि चाहे शाहीन हो, चाहे हारिस हो, चाहे नसीम हो, यार यहाँ पर आप फुल लेंथ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ रन बन जाते हैं, लेकिन जैसी बैक ऑफ लेंथ पर आप आते हैं विकेट लेते हैं, तो ये प्लान कौन देगा? आपको मैं सही बता रहा हूँ कि ये जो रन बने भी है ये भी बड़ी मुश्किल रन चेज होगा और कुछ नहीं पता कि आखिर में क्या होगा, क्योंकि कनाडा की टीम ने इसी ग्राउंड पर आयरलैंड को हराया हुआ है। तो दुआ कीजिएगा कि ये कामयाबी हमें नसीब हो जाए, क्योंकि ये इतनी आसानी से भी नहीं मिलने वाली। दूसरी जहां तक आपकी बात है, देखिए बात है सिर्फ इस बात की कि जब आपने गलतियां कर बैठी पहले 2 मैचेस में, अब तीसरे मैच में आप अंडर प्रेशर खेल रहे हैं और वही चीज खिलाड़ियों पर असरअंदाज हो रही है। हम थोड़े से बैकवर्ड भी हो गए आदिल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप आज जॉनसन की बैटिंग देखें, जिन्होंने आज शानदार जो है 50 बनाई, 4 छक्के लगाए, वो कर क्या रहे थे? वो एक डॉट बॉल खेलते थे, उसके बाद वो एक पावर स्ट्राइक करते थे और उनके एक छक्का लगा देते थे। हमारी बैटिंग में अनफॉर्चुनेटली एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है, ना तो बाबर भी, ना तो रिजवान। हाँ, सिर्फ फखर जमान में सलाहियत मौजूद है कि वो किसी भी ग्राउंड पर किसी भी बॉलिंग के खिलाफ चार्ज कर सकता है। तो हमारे पास ऐसे 3-4 प्लेयर होने चाहिए थे स्क्वाड में, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ अकेला फखर जमान मौजूद है। ऊपर से रही सही कसम, मैं आदिल ये भी जरूर बोलूंगा, फेयर इनफ, बिल्कुल एजेंडा नहीं होना चाहिए, सच बात बोलनी चाहिए। इंतहाई नाकिस पिचें, इंतहाई नाकिस आउटफील्ड, वर्ल्ड कप के किसी तौर पे मयार की विकेटें नहीं है।
इससे बेहतर विकेटें और इससे बेहतर आउटफील्ड कराची की क्लब क्रिकेट नहीं, वैसे गफार अब चले विकेटें बेहतर बनाई जा सकती थी, लेकिन वहां पे अमेरिका और इंडिया तो जीत रहे हैं ना, हम ही हार रहे हैं। हमारे लिए वो पिचें ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। उसकी पहले मैंने निशानदेही कर दी कि आपके जो कोचेज हैं वो आकर मीडिया से और सहाफियों से जी जज्बाती है, कौम जज्बाती है। भाई आप क्या कर रहे हैं मुझे बताएं ना अजहर महमूद साहब। आप वहां पर वैसे जो है वो असिस्टेंट कोच मौजूद हैं, क्या बॉलिंग आपके डोमेन में आती है? क्या हमारे बॉलर्स को किसी ने बताया था कि यहाँ किस तरह की बॉलिंग करनी है? आप ये भी जरूर याद रखें आदिल के यकीनी तौर पर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच हारा बड़ा ड्रामाई अंदाज में। आज के मैच का भी मैं जब तक नतीजा नहीं आता मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि विकेट बहुत मुश्किल है। ये वो विकेटें हैं आदिल जहां पर आपको बहुत प्रोफेशनलिज्म से उतरना पड़ेगा। आपके 10 रन ज्यादा दे दिए गए, अगर पहली इनिंग में आपको दूसरी इनिंग में भारे पड़ जाएंगे। शायद पाकिस्तान इससे बेहतर भी आज बॉलिंग कर सकता था, लेकिन हमने भारत बॉलिंग बुरी नहीं की। लेकिन ये वो विकेट है जहां पर रन चेज 100 रन भी बहुत मुश्किल है, तो आपको एक एक रन बचाना है। हमारी फील्डिंग किस मयार की? आज भी फखर जमान ने बड़ा इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप किया। आज हम देखें तो हमारी ग्राउंड फील्डिंग भी इसी तरह की थी। हम हर लिहाज से पीछे हैं और आपने बिल्कुल सही कहा, अमेरिका हो या साउथ अफ्रीका हो या इंडिया, वो एक अलग तरह की लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं और हम कहीं और मौजूद हैं। अच्छा, और ये जो थोड़ा सा इस तरफ आते हैं ना, जो पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उन पर काफ़ी तनकीद हो रही है कि जी मेजर सर्जरी क्या करनी है, उनसे इस्तीफे का भी मुतालबा हो रहा है। ये मेजर सर्जरी आपके ख्याल में क्या होगी? सर सबसे पहले तो आई थिंक ये होना चाहिए कि अभी आपकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई। अभी आपके 2 मैचेस जीतकर यूएसए की 2 मैचेस हारने की सूरत में आप सुपर 8 में जा सकते हैं। और हमारे यहाँ पहली सर्जरी की बातें होगी। खुदा के लिए पहले आप प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये है कि आप टूर्नामेंट तो ओवर होने दीजिए। एनालिसिस करना मीडिया का काम है, पर एक रिस्पॉन्सिबल यानी कि पोस्ट पे मौजूद मोहसिन नकवी साहब की जानिब से ये बयान मंसूब किया जाना। अब ये भी नहीं पता कि उसकी कोई ऑडियो वीडियो तो है नहीं, तो उन्होंने चंद सहाफियों से बात की। उसने बहुत सारे सहाफियों मौजूद थे, लेकिन चंद सहाफियों से उनकी बात हुई। यकीनी तौर पर वो सारे क्रेडिबल सहाफी हैं, यकीनी तौर पर ये बात हुई भी होगी। लेकिन ऐसे बयानात आदिल वक्त से पहले देना किसी तौर मुनासिब नहीं है। ये सिर्फ कौम को ना खुश करने के लिए मुझे लगता है कि इस तरह की चीज जो है फ्लोट हो गई। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि यस, हमारे यहाँ क्रिकेट में बहुत बड़ी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन ये काम खुदारा प्रोफेशनल्स को करने दीजिए। अगर आप गैरी कर्स्टन को, जैसन गिलिस्पी को लेकर आए हैं तो उनको बुलाइए ना यहाँ पर। वो आपके कोचेज हैं, वो आपके इस वक्त जो है वो क्रिकेट के डायरेक्टर्स बने हुए, उनसे पूछे आपने क्या करना है। अगर उनको इन्वॉल्व किए बगैर सारे फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर लाहौर में होने हैं, तो फिर वही होगा जो दिखावा है, यानी कि चंद इधर हो गए चंद उधर हो गए। आखिर में नेट रिजल्ट यही आएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी। सर हमें टेक्निकली इक्विप्ड लोगों को लाकर उनसे प्लान बनवाने पड़ेंगे, ये किसी और से प्लान नहीं बनने वाले अब। अच्छा गफार, इसमें एक और अहम मसला भी जो है, मुझे जाती तौर पर पता है कि 4-5 जो क्रिकेटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आपस में वो बात ही नहीं करते, एक दूसरे के साथ मिलना बैठना वो ही नहीं करते, तो कैसे कॉम्बिनेशन, कैसे एज ए टीम वो टीम खेल सकती है? नहीं हो सकती आदिल, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आप 3 महीने में एक कप्तान को हटाएंगे, दूसरे को लाएंगे, एक सीरीज के बाद फिर उसी कप्तान को दोबारा ले आएंगे, ना तो मैं समझता हूँ ये बाबर का कसूर है ना शाहीन का, ये बोर्ड और मैनेजमेंट का कसूर है। क्योंकि खिलाड़ी खुद से कप्तान नहीं बन सकता, ना खिलाड़ी खुद से कप्तानी छोड़ सकता है। आपने अगर एक फैसला किया था तो या तो आप उस पर बरकरार रहते, या कम अज कम अगर आपको वर्कलोड मैनेजमेंट शाहीन की करनी थी तो प्रिंसिपली वो बात ठीक है कि शाहीन मुसलसल क्रिकेट नहीं खेल सकता। लेकिन जब आप पहला फैसला कर रहे थे जका साहब, तब उन्होंने क्यों नहीं सोचा? और अगर मोहसिन नकवी साहब फैसला कर रहे थे तो उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि 90s में हम ये चीजें भुगत चुके हैं कि हमारे यहाँ क्रिकेटर एक दूसरे के साथ जब कप्तानी के रेस में आते हैं तो ये फिर होता है। अब आप बताए ना कि एक कप्तान 2 महीने पहले था, 1 महीने पहले एक कप्तान था, तो वो दोनों जब बैठेंगे तो यकीन तौर पर देखिए हर प्लेयर की जाली दोस्तियां होती हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर वो है, हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। आदिल आप मुझसे अच्छी तरह वहाँ का कल्चर भी समझते हैं कि वहां पर दोस्ती यारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। वहाँ प्रोफेशनल है, जो कैप्टन है उसके पीछे वो आके खड़े हो जाएंगे। बट यहाँ तो आपको पता है ना कि हम दोस्ती यारी कल्चर भी है, यहाँ पे ग्रुप बंदियां भी हैं, ये हमारी क्रिकेट का खासा है। हमारे यहाँ तो बाजी में वो वाकयात हुए हैं कि बताते हुए भी शर्म महसूस होती है जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और इनकी ग्रुप बंदियों के नतीजे में आया हुआ है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब खिलाड़ी टॉकिंग टर्म्स पे नहीं होंगे, जब टीम स्पिरिट नहीं होगी, तो यही कुछ होगा। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि अब आगे जिस तरह आपने कहा कि वही जिगजैग वाला रास्ता कि फलां टीम इतने मैच हारे तो हम सारे जीते, तो फिर इस तरह, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि क्या अभी भी चांसेस हैं सुपर 8 खेलने के पाकिस्तान के?
आदिल, बड़ी सिंपल सा चांस है पाकिस्तान का। अच्छा, कि मैं आपने गफार दोनों मैच आपके आपके साथ आऊंगा। मोहम्मद अकरम साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर और के वर्ल्ड में भी उनका एक बहुत बड़ा नाम है। मोहम्मद अकरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, ये जो कुछ हुआ टीम के साथ, फिर उसके बाद अभी टूर्नामेंट जारी है और फिर मतलब एक बयान आया कि जी मेजर सर्जरी, एक तो आपको क्या वजह नजर आती है? कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, 6-6, 7-7 ओपनर्स हम खिला रहे हैं, उसकी वजह ये थी, तैयारी पूरी नहीं थी। आपको क्या लगता है जो कुछ हुआ? जी, अस्सलाम वालेकुम आदिल। देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि कोई कमेंटेटर, कोई टीवी पे इतने हमारे दोस्त बैठे हुए इस बात पे कोई बात नहीं कर रहा कि आईसीसी ने ये किया क्या है, किन पिचों पे खिला रहे हैं जहाँ पे 100 रन बन रहे हैं। हम पाकिस्तान टीम का तो ऑपरेशन करेंगे ही, ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आईसीसी को कोई पूछे कि आप सारा 2 सालों से तैयारी कर रहे हो, ये पिचें क्या बनाई आप, यहाँ पे क्या 100 रन पे टीम हो रही है, दूसरी 70 पे आउट हो रही है। पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो उस पे अगर आप देखो तो ये अभी की बात नहीं है। ये आप पिछले 4 वर्ल्ड कप देख लो, जब भी हार के आते हैं तो फिर ये होता है कि कोच चेंज कर दो, कप्तान चेंज कर दो, चीफ सेलेक्टर चेंज कर दो, सिस्टम वहीं का वहीं है। जब तक आप सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप ग्रास रूट क्रिकेट को ठीक नहीं करेंगे, तवज्जो नहीं देंगे, तो रिजल्ट आपको ऐसे ही आएंगे। हम फिर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, टीवी पे बैठ के हम एक दूसरे को उड़ाते रहेंगे। सबसे जो कोर इशू है वो है आपका ग्रास रूट क्रिकेट। उसको ठीक करेंगे तो ऊपर ठीक होगी। लोग कहाँ चले गए हैं? हम अभी तक, मैं पिछले हफ्ते ग्राउंड में बैठा हुआ था जहाँ पे ग्रेड 2 क्रिकेट हो रही है, उसमें टॉयलेट्स नहीं है, उसमें पंखा नहीं है, उसमें पानी नहीं। तो आप वर्ल्ड कप जीतने की सोच रहे हो, सबसे पहले तो आप अपने घर को ठीक करें, फिर बाकी चीजें। ये मेजर सर्जरी कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये तो हम 35 सालों से सुनते आ रहे हैं। वही टीम होगी, इसी में 1-2 चेंजेस होंगी, इसी को आपको आगे लेके चलना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है। आप टीम को साल के बाद कहाँ देखना चाहते हो, 2 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हो और 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हो। ये लास्ट मिनट पे, 1 हफ्ता पहले आप नया कोच ले आए हो, 2 महीने पहले आपने पूरा सेटअप चेंज कर दिया, ठीक है। इस तरह तो क्रिकेट नहीं होती यार। लोग 5 साल पहले प्लान करते हैं कि हमने T20 में क्या करना है, 2 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी में क्या करना है, फिर वर्ल्ड कप में क्या करना है। तो बेसिकली ओवरऑल देखो, तुम किसी एक को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, ओवरऑल सिस्टम की खराबी। ठीक। और मोहम्मद अकरम साहब, इसमें ये बताइएगा कि आपने बड़ा वो क्रक्स दे दिया कि बुनियादी उसकी वजह क्या है, फिर आपने सोल्यूशंस भी बताई, लेकिन मौजूदा परफॉर्मेंस में टीम को ब्लेम देना कितना ठीक है? कितना उन्हें ब्लेम देना चाहिए? उससे पहले देखें, इंग्लैंड से हारे, आयरलैंड से एक मैच हारे, और अब अमेरिका से हारना, फिर इंडिया से हारना। देखो जी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं ज्यादा इन चीजों पे टीवी पे बात नहीं करता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब तक आपको हारना नहीं आएगा आप जीत नहीं सकते। अब जब हार से डर रहे हो, आप हार से डर के 2 रिटायर प्लेयरों को साथ ले आए हो। वो जो यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको निगलेक्ट करके आप 2 रिटायर लोगों को मिन्नतें करके वापस लाए हो कि आप आओगे तो हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। इसका मतलब है आप हार से डर रहे थे, ठीक है। आपने सबसे पहले तो अपना सिस्टम, जैसे मैंने कहा, कि वही ठीक करना है। अब इंग्रेडिएंट्स सारी मौजूद हैं, अब उसको बनाने के लिए अगर आपने कॉम्बिनेशन ही सही नहीं खिलाने तो आप कैसे जीतोगे? कहीं ना कहीं कभी इस पे ब्लेम चला जाएगा, कभी उस पे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो टीम मैनेजमेंट है उसको ये पता होना चाहिए कि हमने कॉम्बिनेशन क्या खिलाना है। अभी तक वो क्लियर नहीं है। वो एक बच्चा यूएई से आया, उसको उठा के भेज दिया इन्होंने एक सीजन की परफॉर्मेंस पे। तो वो जो 5-5 सीजन से परफॉर्म कर रहे हैं वो तो फिर क्रिकेट छोड़ दें। तो कहने का मकसद कि ओवरऑल आपको अगेन बात वहीं पे आएगी कि आपको सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, आपको लोगों को अंदर आने देना पड़ेगा। वही 2-4 लोग, जो चेयरमैन उतना ही अच्छा होगा जितने उसके मशीर अच्छे हों। तो वो मशीर जो है, मेरा ख्याल है पिछले 20 सालों से मैं देख रहा हूँ वही मशीर हैं। वो कितने चेयरमैन खा गए हैं और कई और खा जाएंगे। जब तक आप इन चीजों को नहीं ठीक करेंगे आप इसी तरह के रिजल्ट देखते हैं। मोहम्मद अकरम साहब, अब्दुल गफ्फार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।